नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे युग्मक जनन को। लास्ट वीडियो में हमने युग्मक जनन के बारे में समझ लिया था कि युग्मक जनन एक्चुअल में होता क्या है, किस किस तरह से उसकी सारी चीज़ें हैं। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आपको ऊपर की ओर यहाँ पर लिंक बटन में उसका या आई बटन में आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का कि युग्मक जनन में आगे अब कौन सा टॉपिक आता है जिसको हमें समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए युग्मक जनन में उस वीडियो के अंदर हमने इसका पूरा जनरल जितना भी था उसको डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है शुक्र जनन। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन का मतलब होता है शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे शुक्र जनन कहा जाता है। अब यहां हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस होती कैसे है और क्या क्या इसमें तरीके हैं। ठीक है, अब समझिए यहां पर सबसे पहली चीज जो हमको पता होनी चाहिए वो ये है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया जो है अधिकांश जंतुओं के अंदर यह प्रक्रिया वृषण या टेस्टिस के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, अब वृषण जो है वो क्या है भाई, तो वृषण जो है वो नर जननांग है, टेस्टिस जो है वो नर जननांग है जंतु। अधिकांश जंतु जो होंगे उनमें शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है वो वृषण के अंदर संपन्न होती है। अब ऐसा नहीं है, वृषण के अंदर भी बहुत सारी संरचनाएं हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद आ जाता है और उस अपवाद का आप नाम जरूर ध्यान रखेंगे, वह है अर्थवॉर्म या कैचुआ। कैचुआ या अर्थवॉर्म जो होता है उसमें शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है वह शुक्राशय के अंदर संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है? शुक्राशय मतलब सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, अंग्रेजी नाम भी आप थोड़े से जहां जहां जरूरी हैं उनको तो याद रखना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अपवाद के रूप में एक्सेप्शन इसका यह है कि कैचुआ या जो अर्थवॉर्म होता है उसमें शुक्र जनन की प्रक्रिया शुक्राशय या सेमिनल वेसाइकल के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि भाई शुक्र जनन शुक्राणु के निर्माण की प्रोसेस अधिकांश जंतुओं में या वृषण या टेस्टिस में संपन्न होती है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जननांग है। अपवाद या एक्सेप्शन इसका क्या है कि कैचुआ या अर्थवॉर्म जो है उसमें यह शुक्राशय या सेमिनल वेसाइकल के अंदर जो है वह संपन्न होती है। अब इसके बाद जो हमारा नया इसमें पॉइंट आता है वो ये आता है कि वृषण जो होते हैं इन वृषण के अंदर विशेष नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम शुक्र जनन नलिका कहते हैं। कौन सी नलिका कहा जाता है? शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका का मतलब हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और इनका एक विशेष नाम और है रेता नलिका। ये जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो शुक्र जनन नलिका जो है इनको रेता नलिका भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से आप ये समझ कर चलिए कि वृषण के अंदर जो ये नलिकाएं हैं ये शुक्राणुओं के निर्माण में मतलब कि एक तरीके से ये सहायता करती हैं। अब कैसे सहायता करती हैं इसको हम समझेंगे। शुक्र जनन नलिकाएं जो हैं इनकी जो दीवार है या भित्ति जो है वो बनी होती है जनन उपकला की, जर्मिनल एपिथीलियम। देखो ध्यान से समझना, एकदम कोई जल्दी नहीं है, हर शब्द का मतलब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमारे ऊपर से ही चला जाए। दोबारा से समझिए, वृषण के अंदर विशेष प्रकार की नलिकाएं हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं शुक्र जनन नलिका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं इनका दूसरा नाम है रेता नलिका। इन रेता नलिकाओं की जो दीवार या भित्ति है उसे कहा जाता, वो बनी होती है जनन उपकला या जर्मिनल एपिथीलियम। समझ आ गया? यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शुक्र जनन नलिका की दीवार या भित्ति किसकी बनी होती है, तो जनन उपकला या जर्मिनल एपिथीलियम। क्लियर? अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ये जनन उपकला जो है, इस जनन उपकला से विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं और उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है
प्रीमोर्डियल सेल। ये प्रीमोर्डियल सेल्स जो हैं ये ही आधार है किसके निर्माण का? शुक्राणु के निर्माण का। मतलब अब इन्हीं में विभाजन होगा और आगे चलकर किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का। ठीक है, तो जनन उपकला से पहली विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं थी उनका नाम प्रीमोर्डियल सेल्स था, जो आगे चलकर किसका निर्माण कर रही हैं? शुक्राणु का। दूसरी चीज, इसी जनन उपकला से एक दूसरी तरह की कोशिकाएं और पाई जाती हैं जो इनसे आकार में बड़ी है। किन से आकार में बड़ी है भाई? प्रीमोर्डियल सेल्स से आकार में बड़ी है, और उन कोशिकाओं का नाम है सर्टोली कोशिका। ठीक है, इन कोशिकाओं का जो नाम है वो है सर्टोली कोशिका, या सर्टोली कोशिका का एक नाम जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है वो है नर्स सेल्स। ठीक है, ये सर्टोली कोशिका जो है ये नर्स सेल, ये जनन उपकला से ही बनी है। ये क्या करेगी? ये पोषण प्रदान करेगी किसको? स्पर्म्स को, शुक्राणुओं को। कब प्रदान करेगी? जब वो विकसित हो रहे होंगे, या इसका मतलब जब वो डेवलपिंग स्टेज में होंगे। ठीक है, मतलब कि जब वो विकसित हो रहे होंगे, अपनी वृद्धि कर रहे होंगे, उस समय पोषण प्रदान करने का जो काम है वो सर्टोली कोशिका का होता है। दूसरा नाम नर्स सेल, बनी किससे हुई है? जनन उपकला से। समझ आया नहीं आया? दोबारा से समझ लो। वृषण, वृषण के अंदर हमने समझा शुक्र जनन नलिकाएं हैं, उन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर भी विशेष प्रकार की वो बनी हुई है जनन उपकला की। और ये जनन उपकला जो है इसके अंदर दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं मुख्य रूप से। एक प्रीमोर्डियल सेल्स हैं, प्रीमोर्डियल सेल्स जो हैं वो शुक्राणुओं के उत्पत्ति का आधार है, जबकि दूसरी कोशिकाएं सर्टिकोली कोशिका जो कि इनसे थोड़ी सी आकार में बड़ी हैं, वो उनको पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। अब एक चीज और, सर्टोली कोशिका जो है ये कोशिका एक विशेष गुण है किनका? मैमल्स का। मैमल्स का मतलब स्तनधारी जीवों का। जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनके अंदर सर्टोली कोशिका का पाया जाना एक विशेष गुण है कि यह केवल और केवल जो है वो मैमल्स या स्तनधारी जीवों के अंदर ही पाई जाती है। कौन सी कोशिका? सर्टोली। ध्यान रह जाएगी चीज, कोई दिक्कत यहां पर? अब हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रोसेस तो हमने समझा दी भाई ये यहां से बन, लेकिन बन कैसे रहे हैं? तो बनने की जो प्रोसेस है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में संपन्न होती है। उसके लिए मैं पूरा डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको कि वो प्रोसेस कैसे संपन्न होती है। अब देखिए मैंने यहाँ पर पूरा के पूरा जो डायग्राम है उसको पूरा दिखा दिया है बनाकर, जिससे कि हम समझ सके। अब देखो अभी हमने बताया था आपको कि प्रीमोर्डियल सेल्स या आदि जनन कोशिका से शुरुआत होती है शुक्र जनन की। ठीक है, ये कहाँ पाई जा रही थी? शुक्र जनन नलिका या रेता नलिका के अंदर पाई जा रही थी ये। ठीक है, अब हम करते हैं क्या? सबसे पहले प्रीमोर्डियल सेल्स जो है ये द्विगुणित होती है। एन का मतलब है कि ये संख्या को दर्शा रहा है कि द्विगुणित है। इन द्विगुणित कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा। ये पूरी प्रोसेस जो है इसको हम 3 चरणों में बांट सकते हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। इन 3 स्टेजेस के अंदर जो है ये पूरा के पूरा जो सिस्टम है ये कंप्लीट होगा। अब होता क्या है? सबसे पहले आदि जनन कोशिका जो है चूंकि द्विगुणित है, इसमें माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से 2 तरह की कोशिकाएं बनेंगी जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, शुक्राणु मात्र कोशिका। इन शुक्राणु मात्र कोशिकाओं में से कोई भी, ये सारी विकसित होंगी, एक कोशिका जो है ये बढ़ गई। यहां पर हमने एक ले लिया, ये भी इसका भी चल रहा है पूरा सिस्टम, हमने यहां पर एक कोशिका को ले लिया। अब ये क्या करेगी? इससे यहां तक ये अपने आकार को बढ़ाएगी और आकार को वृद्धि करके थोड़ा सा भोजन को संचयित करेगी और आकार में वृद्धि कर लेगी। इसीलिए इसको हम कौन सी प्रावस्था कह रहे हैं? वृद्धि प्रावस्था। अब क्या होगा? इसे कहा जाएगा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। इसने अपने आकार को बढ़ा लिया स्पर्मेटोगोनिया ने, और इसको हम कहने लग गए प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा? इसके अंदर होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगा। इससे क्या होगा? संख्या जो है गुणसूत्रों की वो कैसी रह जाएगी? आधी।
आधी संख्या रहने के बाद में इन आधी संख्याओं में फिर दोबारा से होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इस अर्धसूत्री विभाजन सेकंड से एक कोशिका से, देखो यहां से ये 2 कोशिकाएं बनी थी, इनमें होगा तो टोटल कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 4। यहां तक की जो पूरी प्रोसेस थी ये परिपक्वन प्रावस्था के अंदर थी। अब ये जो लास्ट कोशिका बनी है इसका नाम है स्पर्मेटिड, ये गोल आकार की है अभी। फिर इनमें एक प्रोसेस होगी जिसका नाम होता है शुक्र कायांतरण, और इस शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा इससे निर्मित हो जाएंगे क्या? शुक्राणु या स्पर्म्स। तो कुछ इस तरह से ये प्रोसीजर जो है वो पूरी कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या होगा? प्रीमोडियल सेल्स के अंदर समसूत्री विभाजन होगा। इस समसूत्री विभाजन से शुक्राणु मात्र कोशिकाएं बनेंगी, इनमें वृद्धि करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, और वो आगे चलकर ग्रोथ करके क्या बनाएंगे? स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड स्पर्मटीलियोसिस या शुक्र कायांतरण, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू ये बनाएंगे स्पर्म्स या शुक्राणु। तो कुल मिलाकर ये 3 चरणों में स्थिति होती है: गुणन अवस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। अब समझिए, यहां से प्रीमोडियल सेल से और यहां तक आने में, इस प्रोसेस से इस प्रोसेस तक आने में टोटल जो समय लगता है वो लगता है 74 डेज, 74 दिन। इसका मतलब एक शुक्र जनन को कंप्लीट होने में टोटल 74 डेज लगते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार, ठीक है। तो 74 दिन का समय लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमको याद रखने की वो ये है कि पर डे एक वयस्क व्यक्ति में, मेल में रोजाना 10 टू पावर 12 टू 10 टू पावर 13, 10 की घात 12 से 10 की घात 13 स्पर्म्स रोज बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 74 डेज लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में, और पर डे कितना प्रोडक्शन होता है? तो 10 टू पावर 12 टू 10 टू पावर 13, ठीक है। समझ आया नहीं आया? मुझे उम्मीद है आ गया होगा समझ में। अब कल की जो वीडियो होगी या नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालेंगे इससे रिलेटेड, उसमें oogenesis या अंड जनन की जो प्रक्रिया है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये फोटो वगैरह आप रख लीजिएगा अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें, जिससे कि आपको ये पूरा जो है वो समझ में आ जाए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही साथ इसे शेयर भी करना, लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।